वहाँ की जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सत्ता को काबिज रखने के लिए जो टीएमसी के गुंडे पाल रखे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर वो वोट बैंक में तब्दील की जा रही है। हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हमारी डायलॉग कुछ और थे, लेकिन हम बोल कुछ और रहे थे ताकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। और हमने लेकिन लिपसिंग ऐसी करी ताकि डबिंग में हम कर सके। मैं जब वो एक्ट भी करती थी तो मेरे खुद के आंखों में से आंसू आ जाते थे, दूसरे की आंखों में से भी आंसू आते थे। हमारी फिल्म लव जिहाद को उजागर करती है। हमारी फिल्म शास्त्रों में, जो वेदों में उनके श्लोक बदले जा रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत। नमस्कार, मैं रीता श्री आपका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आजकल जहाँ कुछ फिल्म मेकर्स कमर्शियल फिल्म बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहीं कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे भी हैं जो समाज की इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दों को सामने लाने की प्रयास करते हैं। वैसी एक फिल्म 30 अगस्त को आने वाले है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका ट्रेलर तो बेहद ही कमाल है और जिसे देख के मेरे भी गूज़बम्स आ गए हैं। तो मैं इसी फिल्म से जुड़े कुछ खास मेहमानों से आज बातचीत करूंगी और ये जानना चाहूँगी कि ये फिल्म समाज में कितना बदलाव लाएगी। तो पहले तो स्वागत करते हैं आप सभी का, जितेंद्र सिंह जी और आपका याजूर और आपका भी अर्शिन। पहले तो सवाल मेरा सर आपसे है, ये जो फिल्म आपने सोचा, ये सोच आपकी कहाँ से आई? क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, खास करके वेस्ट बंगाल में। हाँ, सही बात है। वेस्ट बंगाल के ऊपर कोई फिल्म जल्दी नहीं बनाना चाहता था या नहीं बना सका। उसकी वजह भी ये है कि वेस्ट बंगाल में जो ममता दीदी की एक तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही के चलते कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और फिल्म वहाँ पर इतने किस्से हैं, इतने सच्ची घटनाएं हैं जिसको सब जानते हुए भी लोग डरते हैं। और क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और डर खौफ जहन में अगर रखेंगे तो फिर काम कैसे होगा। इस वजह से इस इशू के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि रोहिंग्यास की घुसपैठ पश्चिम बंगाल से ही होती है, रोहिंग्यास को वहाँ बसाया जा रहा है, उनकी फर्जी आईडीज़ बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर हिंदुओं के साथ में उनका शोषण किया जा रहा है, हिंदुओं का कत्ल आम किया जा रहा है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बलात्कार की खबरें आपके चैनल के माध्यम से हम सब देखते रहते हैं। अभी हाल में ही जो एक डॉक्टर का मामला हुआ और उसके बाद फिर वहाँ पर क्या टीएमसी के गुंडों ने जो वहाँ पर हरकतें की, पूरा देश शर्मिंदा है, पूरा भारत शर्मिंदा है। क्योंकि ये खबरें देखता तो पूरी दुनिया के लोग हैं और जब पूरी दुनिया के सामने इस तरह की खबरें जाती हैं तो भारत के लिए एक सवालिया निशान ज़रूर पैदा होता है। लेकिन वहाँ की जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो खुद महिला हैं। महिलाओं के साथ जुल्म, ज़्यादती, बलात्कार, ये घटनाएं वहाँ के लिए आम हो चुकी हैं। शायद वो उसका दर्द नहीं समझ पा रही हैं और उसकी वजह से वहाँ पर जो उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए जो टीएमसी के गुंडे पाल रखे हैं, उनको इतनी खुली छूट है, उनके दिल में ना कानून का कोई डर है ना खौफ है और वो बेखौफ वहाँ की जो अमन चैन है उसको तार तार कर रहे हैं। तो हमारी फिल्म एक्सपोज करती है बहुत सी चीज़ों को। एक तो वहाँ की हुकूमत का शेल्टर, रोहिंग्या को वहाँ बसाया जा रहा है, वहाँ की आबादी
जो कट्टरपंथी समाज है उसकी आबादी वहाँ बढ़ाई जा रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर वो वोट बैंक में तब्दील की जा रही है, हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। जब जाहिर सी बात है, जहाँ पूरे देश में आप देख लिए जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की आबादी बढ़ी है वहाँ हिंदुओं के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। वही बंगाल में हो रहा है। तो लोग वहाँ भय की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारी फिल्म उन तमाम घटनाओं को, उन तमाम कहानियों को, उन तमाम दास्तान को उजागर करती है जो कभी न कभी छुपा दी गई थी, जो जिनके ऊपर खाक डाल दी गई थी कि शायद अब ये सामने नहीं आ पाएंगी। घटनाएं तो वहाँ बहुत होती हैं, रोज़ होती हैं, आए दिन होती हैं, लेकिन वो वही सामने निकल के आती हैं जो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है, जहाँ मीडिया पहुँच जाती है, जो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ की हुकूमत के लिए मीडिया भी कोई मायने नहीं रखती, अदालतें कोई मायने नहीं रखती, लॉ एंड ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, वहाँ का हर शख्स परेशान है। तो हमारी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बांग्लादेश से कहानी शुरू होती है। बांग्लादेश में एक अनिल चंद के परिवार के साथ में एक घटना घटी थी 8 अक्टूबर को, और वहाँ पर पूरे परिवार को काफिर कहकर उनकी हत्या कर दी गई, और उनकी एक 14 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ, और उस गैंग रेप में जो लोग शामिल थे उन माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनसे कहा कि अब्दुल अली का नाम लेकर के, अब्दुल अली एक एक करके आओ, एक एक करके करो वरना वो लड़की मर जाएगी। तो ये बहुत शर्म की घटना थी। बाद में तस्लीमा नस्लीम जी ने भी अपनी किताब लज्जा में उस किस्से का जिक्र किया। फिर बाद में बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने भी उसको उठाया। तो उस दर्द भरी कहानी की दास्तान है हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश से शुरू होती है। वहाँ से एक लड़की यहाँ पर सीए कानून क्योंकि बना ऐलान हुआ, और वो इस चाहत में भारत आती है कि उसको इस कानून से राहत मिलेगी और वो ऐसे मुल्क में रह पाएगी जहाँ हिंदू सुरक्षित हैं। अपनी आवाज़ को वो बुलंद करेगी यहाँ की हुकूमत के सामने, यहाँ के ह्यूमन राइट्स के सामने, और उन दोषियों को सज़ा दिलाएगी। लेकिन वो ख़ुद रोहिंग्यास के चक्कर में फंस जाती है, उसके साथ में क्या जुल्म व ज़्यादती होती है, उस सारी चीज़ को उजागर करती है। हमारी फिल्म लव जिहाद को उजागर करती है। हमारी फिल्म शास्त्रों में जो वेदों में उनके श्लोक बदले जा रहे हैं, एक सोची समझी साजिश के तहत सनातन की किताबों में जो बदलाव किया जा रहा है ताकि कभी भी इसको चैलेंज किया जाए और लोगों तक सही बात ना जा पाए, उस घटना को भी उजागर करती है। मदरसों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, मदरसों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ममता बनर्जी की सरपरस्ती में, उसको उजागर करती है। तो ये वो तमाम सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानी है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए हर चीज़ को हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है, और एक दुखियारी लड़की की कहानी है। बस मैं यही कहूँगा कि ये एक दर्द है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सर, आपने अभी कहा कि सवाल उठता है क्योंकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि बार बार ऐसे कंट्रोवर्शियल मूवी अगर बनती है, जैसे पहले भी बना है कश्मीर फाइल्स बोलिए, आर्टिकल 370 जो बने हैं, ऐसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है। तो आपको क्या लगता है सर कि बंगाल में और जो बांग्लादेश का अभी जो परिस्थिति है उसमें क्या ये मूवी आपका बंगाल में कहीं ना कहीं बंगाल रिलीज़ करने में आपको मना तो नहीं करेंगे? देखिए, ये तो इंसान की ज़बान काटने की बात है। मतलब आप किसी की हत्या भी करो और उसके मुंह पर हाथ रख दो कि वो आह की आवाज़ भी ना निकालने पाए। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर इसको दुनिया इग्नोर कर देती है या लोगों के दर्द को नहीं समझती है तो वो दुखियारे लोग जाएंगे कहाँ। तो अगर के ममता बनर्जी वहाँ पर दबाव तो वो पहले ही से बना रही हैं,
जब हमने फिल्म का अनाउंस किया तब उन्हीं ने एक एफआईआर की। अब मैंने फिल्म रिलीज़ करने की बात की तो उन्हीं ने उनकी पुलिस ने हमको, जो पुलिस वहाँ भ्रष्ट पुलिस है, हम ये समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट पुलिस जो है वो बांग्लादेश की है। तो क्यों, उसकी वजह है ना, क्रिमिनल्स को खुली छूट है, सरकार का हाथ है, क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तमाशबीन बनी बैठी है। और पुलिस को फिर सोचती है चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो वो क्राइम कर रहे हैं, वो उनको पैसा भी पहुंचते हैं और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं है क्योंकि सब ममता के लोग हैं। तो ऐसा माहौल वहाँ बना हुआ है। तो फिल्म को रिलीज़ करने पे क्योंकि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो मीडिया में इस वक्त दिखाया जा रहा है, जिस वक्त हमने ये फिल्म बनाना शुरू की उस वक्त तो इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन आज तो हो गया ना। लेकिन जिस वक्त हम बना रहे थे तो उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि हमने देखा कि वहाँ बारूद बिछा हुआ है, आग तो अब लगी है। तो अब वो एक अलग बात है कि आज हमारी फिल्म रिलीज़ होने जा रही हो, पूरी दुनिया पश्चिम बंगाल की असलियत जान रही है। तो जो चीज़ हो रही है, चाहे शाहजहाँ शेख का मामला हो, हमने तो 1 साल पहले शूट की थी ना, चाहे शाहजहाँ शेख का मामला हो, लड़कियों का अपहरण हो, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो, हत्याएं हो हिंदुओं की, लोग भाग रहे हैं, वो सब तो हमने फिल्म में शूट किया क्योंकि ये मेरी रिसर्च थी। तो वो सब शूट करके हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो अब दुनिया पहले से ही समझ चुकी है और देख रही है। तो अब सवाल यही है कि अगर वो परमिशन नहीं देती तो हम ये समझते हैं नाइंसाफ़ी होगी बंगाल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी, और पूरी दुनिया में उनकी और इस पे ज़िल्लत होगी, रुसवाई होगी। ओके, मेरा सवाल यजुर से है। आपने इससे पहले जो मूवी किए थे शायद ये कैरेक्टर से थोड़ा हटके था, तो ये मूवी को हाँ बोलने के पीछे का कारण क्या है? कहीं आपको भी ये मुद्दा ऐसा तो नहीं लगा कि इस मुद्दे में एक मतलब ताबड़तोड़ एक फिल्म बननी चाहिए? क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि मैंने आज तक जितने भी चीज़ें करी हैं तो वो काफ़ी ग्लैमरस हैं, एंटरटेनिंग हैं। राइट। और ये थोड़ा जो था ये रियलिस्टिक है, तो मुझे ऑब्वियसली एज एन एक्टर काफ़ी अट्रैक्ट करा, क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा इज़ फुल हार्डकोर एक्टिंग। जब जहाँ पे आपको फिल्म में कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट या कोई डांस नंबर नहीं है तो इसका मतलब प्योर एक्टिंग पे बेस्ड है वो फिल्म। राइट। तो एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा यही होता है कि वो अपना कला दिखा सके और उसको मौका मिले, मंच मिले और वो परफॉर्म कर जाए, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और इस मूवी में मेरे वैसे भी 2 रोल्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, अतीक और प्रतीक। तो मेरे लिए तो और ज़्यादा चैलेंजिंग था ये। और मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, उसको कन्विंस करता है वेस्ट बंगाल में आकर, और बहुत सारी चीज़ें, कन्वर्जन भी है और उसका पूरा ब्रेन वॉश करना, पूरा एक ग्राफ है कैरेक्टर का। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मेरे कोई मन में ये नहीं आया था कि कंट्रोवर्शियल है या कोई प्रोपोगंडा हो, बिकॉज एज एन एक्टर मेरा फोकस होता है कि जस्टिस करना कैरेक्टर से और जो स्क्रिप्ट है उससे। तो मेरा यही था कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट ली तो ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ एक्टिंग बेस्ड है तो कर लूँ। मेरे को ये भी था कि इसमें काफ़ी जो चीज़ें आप देख रहे हो रियलिस्टिक हैं, इट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक सिनेमा, और लोग फ़ैन भी हैं इसके आजकल बहुत ज़्यादा। और इसको हमारी फिल्म तो स्पेशली इसकी लोग डाउट करते हैं कि रियलिस्टिक है तो सिनेमाटोग्राफी में कमज़ोर होगी, बट ऐसा नहीं है, उसमें भी दम है। क्योंकि मैं जो डायरेक्टर हैं हमारे उनको जानता हूँ, उनका काम देखा है। और तो यही मैंने जब उनसे मैंने थिएटर किया हुआ है, तो जब मुझे कैरेक्टर की ब्रीफ लिया सर से, क्योंकि ये कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, थॉट जो उन्होंने वो सोच के लिखा है वो कैरेक्टर, तो वो उनसे मैंने लिया। फिर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च वर्क करी। और अभी तो देखो, अगर ये इंटरव्यू 4-5 महीने पहले होती तो लोग बोलते, बट अभी तो आप सभी के सामने आ ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म अभी शूट हुई है लास्ट मंथ जब, और ये सब चीज़ें चालू हो गई, हमारा 1 साल पहले हुआ था, सारे इट टेक्स टाइम, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब। तो इट इज़ मतलब रियलिटी भी है
जो आप सब देख ही रहे हैं। और सच बताऊं तो जब हमने शूट किया वहाँ पे कोलकाता में, तो स्पेशली वो कैरेक्टर जीते हुए तो मुझे बहुत दर्द महसूस हो ही रहा था। बट वहाँ पे ना काफ़ी परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी भी थी, जैसे हमारे प्रोड्यूसर सर ने हमारा बहुत ध्यान रखा, मतलब गाइडलाइंस थी हमारे लिए। तो जैसे हमारे डायलॉग्स भी थे वहाँ पे कैलकाटा, तो ऐसा था कि हमारी डायलॉग कुछ और थे लेकिन हम बोल कुछ और रहे थे, ताकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। और हमने लेकिन लिपसिंग ऐसी करी ताकि डबिंग में हम कर सके। तो ये थोड़े चैलेंजेस थे उसमें, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एफर्ट से रंग लाया है, और इट्स ऑल अप टू द ऑडियंस नाउ कि अब क्या रिजल्ट आता है। बट इट वॉज अ ग्रेट टीम वर्क, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अर्शिन, मेरा कहना ये है कि बजरंगी भाईजान में भी जैसे कि भाईचारा दिखाया गया था पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये मूवी थोड़ा हटके है। तो ये जो मूवी का जो एक मुद्दा है, ये क्या लगता है आपको कि ये समाज को कुछ मतलब जो रिलीजन है इसके लेके बढ़ावा देंगे, कि ये इसको ऐसा लगेगा कि जो आजकल के युवा पीढ़ी है जिनको आजकल धर्म में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होने लगे हैं, तो इसको बढ़ावा देंगे कि नहीं नॉर्मल रखेंगे, या ऐसा है कि नहीं इसको देखने के बाद लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो एक बदलाव आएगा ही आएगा? देखिए, जो मैंने बजरंगी भाईजान में किया था वो तो कोई कंपैरिजन नहीं है, पूरा मुद्दा ही अलग था, वो तो स्टोरी वाज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे हमने एक रियल स्टोरी दिखाई है, जो एक लड़की के फैमिली के साथ जो बांग्लादेश में होता है, और वो एक हिंदू है, और उसके साथ जो भी अत्याचार होता है वो ये सोच के आती है कि वो ईस्ट बंगाल में आके इंडिया में आके उसको लगता है कि वो सुरक्षित रहेगी। पर जब हालात ही वैसे नहीं है तो वो चौंक जाती है, उसको लगता है कि सीएए यहाँ पे एप्लीकेबल है, सब कुछ यहाँ पे ठीक होगा। पर उसको पता चलता है कि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, तो वो सरप्राइज हो जाती है कि हिंदू इंडिया में ही सुरक्षित नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस वो बताना चाहती है पूरे देश को कि ह्यूमन राइट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पूरे देश को बताना चाहती है कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और रही बात रिलीजन की, ऐसे तो ना ही मूवी में हमने किसी चीज़ पे किसी भी रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल पार्टी का ऑपरेशन दिखाया हो, ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ हमने पूरी पिक्चर दर्शाई गई है। और मैं यही कहूँगी कि एज अ पर्सन ऑल्सो एंड एज टू द पीपल ऑफ India and to the world, ki more than your country, more than religion, more than your political party, I think it's very important कि हम humanity को on priority basis में रखें। कोई भी इनजस्टिस, कोई रेप, कोई कुछ होता है तो हम ये नहीं देखते कि ये किस रिलीजन से, हम बस ये देखते हैं कि ओ माय गॉड ये कितना इनह्यूमन है, इट्स सच एन हीडियस एक्ट। और नॉट जस्ट दैट, पर अदर थिंग्स ऑल्सो आर सो हीडियस। तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़े। रिलीजन, कंट्री, ये सब को हम पीछे छोड़ के इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें, और सबके साथ पैशनेट प्यार करें, और एक साथ एकजुट रहे। कुछ डिफ़िकल्टीज आपने फेस किया ये मूवी की, जब किरदार आप निभा रहे थे उस दौरान? एक्चुअली ये कैरेक्टर मेरे लिए काफ़ी अलग है, जो मैंने ऐसे पहले कभी भी नहीं निभाया है। तो मेरे लिए कैरेक्टर करना एक काफ़ी चैलेंजिंग था। मैं हमेशा ग्लैमरस रोल्स करती आई हूँ इन एड्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। सो दिस वाज सो चैलेंजिंग बिकॉज ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे ऑनेस्टली दिखाना था ऑडियंस को, कि ताकि वो रिलेट कर सके। अब जबकि मैं जब वो एक्ट भी करती थी तो मेरे खुद के आंखों में से आंसू आ जाते थे, दूसरे के आंखों में से भी आंसू आते थे। मैंने काफ़ी स्टडी किया अपने कैरेक्टर पे, और सच बोलूँ तो अभी जो हो रहा है वहाँ पे, जो मैसेजेस आ रहे हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसका मैंने पार्ट किया। अभी मुझे लगता है कि जो भी मैंने प्रैक्टिस की एज एन एक्ट, तो वो मैंने बहुत ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली शो किया है इन द मूवी ऑल्सो। एंड वो करने के लिए आई ट्राई टू नॉट लिव लाइक अ नॉर्मल गर्ल। आई ट्राई टू, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर कुर्सियाँ नहीं तो मैं ज़मीन पे ही बैठ जाऊँ। मैं जैसे एक वो लड़की की रियल ज़िंदगी में जो उसके हालात होते हैं उस हिसाब से मैं
उसको जीऊँ। जैसे कि मैं अगर खाना भी मैं नहीं खाऊँ तो मुझे चलता था, मैं ज़मीन पे ही बैठ जाती थी, सो जाती थी, मैं उस हिसाब से रहती थी ताकि मैं वो कैरेक्टर में जीऊँ, बहुत बार अनकंफर्टेबल होता था पर वो ही बहुत ऑथेंटिक और ट्रू दिखता था। तो या आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जर्नी कि वो जब कोई ऐसी फिल्म करे जो लोगों के पहचान में उसी की वजह से आए कि ये फिल्म कितनी ऑथेंटिक दिख रही है, कितनी ऑनेस्ट दिख रही है, वो उनको प्रभाव दिखे जो एक्चुअल में अभी हो रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज एक्टर्स ऑल्सो कि वो ऑनेस्टी इन द एक्ट दिखाई दे। तो आई थिंक एवरीबडी डिड अ गुड जॉब। मेरा सर से सवाल है, जैसे कि सर रिजर्वेशन को लेके इससे पहले वेस्ट बंगाल में भी इतना कुछ आपको पता है कि इतना कुछ हुआ है, अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मामले में कि ये रिजर्वेशन जो बोल रहे हैं कि ये सीए, इसको लेके आपका क्या राय है? आपका क्या ये होना चाहिए? देखिए, सीए से प्रॉब्लम क्या है? सीए एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है कि जो पड़ोसी मुल्क के पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अगर उनको वहाँ जान का खतरा है तो उनको शरण देता है, उनको हिंदुस्तान की नेशनलिटी देता है, उनको सेव करता है। ये तो इंसानियत का एक कानून है। अब इंसानियत के कानून का अगर अपोज यहाँ पर कुछ लोग करते हैं तो हम समझते हैं वो इंसान नहीं, हैवान है। क्योंकि लोगों के आंसू पोंछना सबसे बड़ी इंसानियत है। और ममता बनर्जी ने हमेशा ये बात कही कि मैं सीए का विरोध क्यों, उसकी वजह है वो जिस वोट बैंक को बंगाल के अंदर बढ़ा रही हैं, जिनको शेल्टर दे रही हैं, वो ज़्यादातर रोहिंग्याज हैं, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदुओं को काफिर मान के उनके साथ में ज़्यादती करना अपना मज़हब समझते हैं। तो वो उनको बढ़ावा दे रही हैं और वो समझती हैं कि वो वोट बैंक हमारा है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो कोई भी इलेक्शन होता है तो वो उसमें उनकी हुकूमत बनती है। हिंदू भयभीत है और हिंदू वहाँ पर उनके डर से वोट डालने नहीं जाता या हिंदुओं के वोट ज़बरदस्ती डलवा दिए जाते। तो देखिए, जालिम की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक तो चलती नहीं। और बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो आवाम है, जनता है, एक दिन खुद ममता बनर्जी की सफ़ेद साड़ी में जो काली छाया है बंगाल को जो कलंकित कर रही है, उसको उखाड़ फेंकेगी। ये वक्त आ रहा है। वो तो खैर ये जनरल बात है, लेकिन हमारी फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल किसी सियासी पहलू से नहीं है, किसी सियासी प्रोपेगेंडा नहीं है, एक दुख भरी लड़की की कहानी है। और जो बंगाल में इस वक्त आप देख रहे हैं, यही सब हमारी फिल्म में दिखाए गए हैं कि किस तरह से बलात्कार, किस तरह से हिंदुओं का कत्ल आम, किस तरह से हुकूमत का उनको सरपरस्ती, किस तरह से वहाँ पर जुल्म ज़्यादती को बढ़ावा देना, जालिमों को ताकत देना, ये सारे पहलू हैं। तो ये जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही इंसानियत से गिरी हुई बात हो रही है। सर, बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना इतने दिन से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ही खिलाफ उनके देश हो गए और उनको वहाँ से भागना पड़ा, जो आपको पता है। तो अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं के लिए वहाँ पे बहुत कुछ करा जा रहा है कि हिंदुओं चाहे वहाँ पे हिंदुओं को ये भी बोला जा रहा है कि ये आपका कंट्री नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शेख हसीना थोड़ी सी सेकुलर हो गई थी। ओके। इसलिए वहाँ पर, क्योंकि हमेशा इस तरह के मुल्कों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पर हुकूमत तो शरई चलती है और उनका जो भी संविधान है वो भी शरीयत है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो मुल्लाज हैं वो पावर में है और वो हुकूमत उनके मतलब एक तरह से समझिए कि कठपुतली होती है। तो शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। तो हालात तो बद से बदतर हो ही रहे हैं। और
हम तो ये कहते हैं कि अगर बंगाल, पश्चिम बंगाल को जल्दी तवज्जो नहीं दी गई, अगर जल्दी वहाँ पर बदलाव नहीं लाया गया, जल्दी वहाँ के हालात ठीक नहीं किए गए, जो टीएमसी के लोग वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन गुंडों को अगर जल्दी जेल में नहीं डाला गया, तो वो दिन दूर नहीं कि जब वहाँ पर जो लोग आकर बस गए हैं वो खुद अपने आप को बांग्लादेश में शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है। और हम ये समझते हैं ममता बनर्जी पूरे देश को ख़तरे में डाल रही हैं। भारत की छवि तो पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है सिर्फ एक स्टेट की वजह से, लेकिन ख़तरा तो पूरे देश को है। हमारी स्टोरी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, हमारी स्टोरी जो पश्चिम बंगाल की स्टोरी है वो पूरे देश से जुड़ी हुई कहानी है। पूरे देश को इस स्टोरी का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि जो ख़तरा आज वहाँ मंडला रहा है या जो घटनाएं आज वहाँ हो रही हैं, कल ये दूसरी जगह भी हो सकती हैं। तो दर्द को समझना ही जो जालिम है उसकी शिकस्त होती है। अगर आप किसी के दर्द को समझने लगे और उसके साथ आपकी सिंपैथी हो गई तो जालिम अपने आप कमज़ोर होता है। तो हम यही समझते हैं कि हम फिल्म के माध्यम से एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल समाज में जो बुराइयां हैं उनको एक्सपोज करके एक अच्छी दिशा की तरफ हमारी ले जाने की कोशिश है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए, हित के लिए सोचते हैं, इंसानियों के लिए सोचते हैं। हम किसी धर्म की मुखालफत नहीं करते, लेकिन धर्म की आड़ में जो हैवानियत होती है हम उस हैवानियत की मुखालफत ज़रूर करते हैं। तो अब अपने ही मुल्क का एक सूबा है पश्चिम बंगाल, और वहाँ से अगर हिंदू भाग रहा है अपनी जान बचाकर, तो ये तो वैसे ही कश्मीर जैसे हालात हो गए जिस वक्त कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे थे। आज बंगाली हिंदू वहाँ पर इस तरह का शिकार हो रहा है, वो भी हिंदुस्तान में जगह जगह अपने रास्ते तलाश रहा है। क्योंकि देखिए जालिम की ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जब तक वो जुल्म करता है उस वक्त तक बहुत से परिवार, बहुत से ख़ानदान, बहुत सी नस्लों को बिगाड़ देता है। राइट। मेरा सवाल याजुर से है, ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट बंगाल में क्या मैसेज देता है ये मूवी? अगर वेस्ट बंगाल के लोग अगर देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या धारणा आएगी इस मूवी को लेके? क्यों देखना चाहेंगे, क्यों उनको देखना चाहिए ये मूवी? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा एक ये मुद्दा है कि हम किसी अगेंस्ट नहीं है। हमने एक मुद्दा उठाया, ऐसे कई मुद्दे हैं, और कोई रिलीजन के अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कोई क्रिमिनल है सिर्फ एक मुस्लिम क्रिमिनल नहीं है, नहीं हर है। कोई क्रिमिनल कोई भी रिलीजन का हो Right. सकता है। तो ये जो मुद्दा हमने उठाया है इसका रीज़न ये है कि देखिए उनको मैसेज ये जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे मूवी के अंदर एक जो मेरा कैरेक्टर है, इसमें मेरा एक ये भी कैरेक्टर है कि मैं प्रिंटिंग प्रेस चला रहा हूँ, और मेरा एक डायलॉग भी है इसके अंदर कि जो वायरल भी हो रहा है काफ़ी। एक बार सुना देंगे? भाईजान, वेद, पुराण, गीता जैसी सभी धार्मिक किताबों के फेर बदल करके लखनऊ, अयोध्या, बनारस में फ्री में भेजी जा रही है। इससे आपको समझ में आता है कि वहाँ की क्या हेर फेर चल रही है। राइट। करेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ऐसे कई सारे मुद्दे हमारे फिल्म में हैं जो लोगों को इनलाइटन करेंगे। और मैं फिर आपको बोलता हूँ कि रिलीजन के अगेंस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे खुद के सर्कल में जैसे अगर इसमें एक लव जिहाद का भी टॉपिक है, तो अगर आप स्पेशली उस मुस्लिम कम्युनिटी को बोलो तो उसमें भी कुछ पार्ट है। वैसे ही इस हिंदू में है, कोई हिंदू के अगेंस्ट नहीं है, उसमें पार्ट है। Right. तो उनके पार्ट है जो ये सब कर रहे हैं, और बस उनके लिए मैसेज है कि क्योंकि कई उनकी कम्युनिटी में भी बहुत परेशान है ये सब चीज़ों से।
और जैसे अर्शन ने बोला कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, राइट। तो वही हमारा मैसेज है। कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है इसमें। स्पेशली मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बताए कि मेरा था एज एन, मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और अपना कैरेक्टर चैलेंजिंग लगा और एक अच्छा सोशल मैसेज मिल रहा है, और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे, तो वो सब कंक्लूड करता है सारी चीज़ों को, और इसलिए मैंने ये चूज़ किया, और ये इसमें अच्छा मैसेज भी है। मुझे नहीं लगता हमने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। ओके। मेरा सवाल अर्शिन से है, आपने सलमान खान के साथ काम किया तो थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस हमें बताइए कि कैसा रहा। नहीं, मैंने एक्चुअली उनकी ऑफ कोर्स मूवी में काम किया है, बट मेरा उनका 1-to-1 इंटरेक्शन कुछ नहीं था। मुझे जब पता चला कि एक बजरंगी भाईजान करके मूवी आई है और मुझे एक कैरेक्टर रोल के लिए बुलावा आया था फ्रॉम द कास्टिंग टीम, तो तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कैरेक्टर रोल होता क्या है। आई वॉज ओनली एक्साइटेड नोइंग कि इट्स अ सलमान खान्स मूवी और मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बट बीइंग वेरी प्रोफेशनल, मैं शूट पे गई, शूट ख़त्म करके मैं वापस आ गई। सो दैट वाज द ओनली आई ओनली डिड बिकॉज सलमान खान वाज इन द मूवी। या ओके। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अभी रूलिंग पार्टी, पुलिस वाले, आपने खुद कहा कि आपको बुलाया है, तो कहीं ना कहीं उनका ये है कि ये मूवी अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल का जो एक फेस उन लोगों ने बना के रखा है वो फेस कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो इसी वजह से क्या इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा, मतलब कोई आपको कोई ऐसा थ्रेट कॉल या ऐसा कोई धमकी, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी ये लड़ाई तो उन मानसिकताओं से तो बहुत पुरानी है, और जिहादी मानसिकता से हमारी लड़ाई की वजह ये है कि हम कहते हैं इंसानियत की बात करो। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि तुम जिहाद को अमल में लाकर और बेगुनाह हिंदुओं को या गैर मुसलमानों का कत्लो आम करो। वो इंसानियत से हट के बात है, और किसी मज़हब में हम ये समझते हैं इस तरह का बिल्कुल कोई भी संदेश नहीं दिया गया है, और जो दिया गया है वो मज़हब ही झूठा है। झूठा है। तो जब हम इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे थे तो हमको बहुत सी थ्रेट्स पहले भी आई। हमारे सर काटने पे 5 करोड़ का इनाम और तमाम चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं, और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, वो पश्चिम बंगाल के या कट्टरपंथी पड़ोसी मुल्कों के दबाव में हैं या उनके इशारे पे काम करती हैं। तो नोटिस देकर मुझको तलब किया गया है 18 तारीख को कि मैं वहाँ जाऊँ, ताकि वो हमको अरेस्ट करें, हमको अरेस्ट करके जेल भेजें और टीएमसी के गुंडों से मेरी हत्या करवा दें। उनका मकसद यही है, और यही जो ये आतंकी जहनियत के लोग हैं, हिंदुस्तान को जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने की और हिंदुस्तान को आगे और खंडित करने की बात सोचते रहते हैं, ये उनका मकसद है। तो जाहिर सी बात है कि जो वो कर रही हैं वो करती तो उन्हीं इशारों पे हैं जो वहाँ पर इस तरह के ठेकेदार हैं, इस्लामिक ठेकेदार हैं, उनके इशारों पे ही वो करती हैं। तो मदरसों की हालत वहाँ इतनी बुरी है, गलत शिक्षा दी जा रही है, इंसानियत से हट के वहाँ पर जो उनको और कट्टर बनाया जा रहा है। तो ये नहीं चाहती कि वहाँ पर उनका एक्सपोज़र हो, और वहाँ के हालात तो वही हम कहें कि चाइना जैसे हैं, जो वो दीदी चाहेंगी वही होगा, नहीं तो पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। लेकिन अब वो भारत वो नहीं है इस तरह का कि वो चाइना जैसे कोई वहाँ पर कोई ऐसा तानाशाह बन के हमारे स्टेट को चलाए। तो यहाँ हर एक को बोलने की आज़ादी है, हमको भी ये आज़ादी है कि हम जालिम को या जो जुल्म करने वाला है उसको एक्सपोज करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम जो पीड़ित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके फेवर में आवाज़ उठाएं। तो मेरा मकसद यही है, देखिए, फिल्म बनाने का इस इशू के ऊपर
कि फिल्म को जब कोई लोग थिएटर में देखने जाते हैं तो वो एक ये सोच के जाते हैं कि वो टिकट लेके जा रहे हैं और वो इंटरटेनमेंट करेंगे, दो करेंगे। तीन घंटे थोड़ा फ्रेश करेंगे। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी फिल्म के माध्यम से कुछ दुख, दर्द और ऐसी सच्ची घटनाएं दिखाई जा रही हैं तो लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये बात अलग है कि हम क्योंकि जो पीड़िता है वो हिंदू है, तो हिंदुओं का दर्द अगर हिंदुस्तान में नहीं देखा जाएगा तो कहाँ देखा जाएगा। तो दर्द को देखना चाहिए, समझना चाहिए देश में क्या हो रहा है, किस तरह से जुल्म और ज़्यादती हो रही है, किस तरह से देश को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उन ताकतों से आप जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन जो मजलूम है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके फेवर में आप अपना 3 घंटा देकर उनकी दुख भरी कहानी को देखकर आप अपने दिल में अगर ये एहसास लेके उठोगे कि हाँ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो हम ये समझते हैं कि हम एक अच्छा मैसेज देंगे पूरे हिंदुस्तान को। आपने कहा सर अभी कि मद्रासा में ये सब कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव लाना चाहिए कि ऐसे मद्रासा में अगर ऐसे हो रहे तो आगे का जो जनरेशन है, जैसे आपने कहा कि रिलीजन कहीं मैटर नहीं करता, हमारे लिए इंसानियत बहुत मैटर करता है, तो वैसे क्या बदलाव लाना चाहिए जो ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो? देखिए, मदरसों के तो हम खिलाफ हैं। जब मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था तो मैंने कई मदरसे बंद करा दिए थे और दाऊद इब्राहिम के भी कुछ मदरसे चलते थे, वो भी बंद करा दिए थे, जिसकी वजह से उनके लोग मुझे मारने आए और दिल्ली में वो सब पकड़े गए। तो मदरसा की जो शिक्षा है हम उसके खिलाफ हैं और हमने हमेशा ये बात कही है कि अगर ये मदरसे जल्दी बंद नहीं हुए तो आने वाले 20-25 साल में हिंदुस्तान की कुल आबादी मुसलमानों की जितनी है उसमें 75% आबादी जो है वो ISIS जैसी मानसिकता रखने लगेगी। ये मेरा मानना है और वही धीरे धीरे हो रहा है। तो मदरसा एजुकेशन तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए, सारे मदरसे बंद कर देनी चाहिए। दीनी तालीम आपको लेनी है तो आप अपने घर में हासिल कीजिए। आपको जो वो दुनियावी तालीम जो स्कूलों में दी जाती है वो कंपलसरी होनी चाहिए ताकि आप अपने परिवार को भी आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाएं और अपने परिवार का सहारा बन के आएं। आप ये मत बनने की सोचिए कि हम शहीद होंगे और हमको 72 हूरें मिलेंगी। मदरसा यही सिखाता है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो शायद इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो अभी जो फ़िलहाल ये हाल है, आपको क्या लगता है क्या बदलाव लाने से वेस्ट बंगाल पहले जैसा उसका इम्पोर्टेंट था वो हो सकता है? देखिए, वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से वहाँ पर रोहिंग्यास की घुसपैठ हो रही है, उनकी फ़र्ज़ी आईडीज़ बनाकर उनको लीगल किया जा रहा है, तो इस पर कोई एक हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए जो हुकूमत के पैरेलल वहाँ पर काम करे, इन चीज़ पर निगाह रखे और वहाँ पर जो हिंदुओं के दिलों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है उनको फिर से उनकी जहनों को इस्टेब्लिश करे, उनके घरों को इस्टेब्लिश करे, उनके दिलों से दहशत का माहौल जो बन चुका है वो निकाले। और वहाँ पर देखिए असल मानों में NRC बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से ही देश में शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने NRC जैसा कहा जा रहा है कि NRC आगे हुकूमत की पॉलिसी है लाना, अगर NRC पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई और NRC के तहत वहाँ पर जांच हो गई तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो घुसपैठिए जितने हैं वो जो इस मौजूदा हुकूमत ने आबादी में तब्दील कर दिए हैं वो 25-30% ऐसी आबादी निकलेगी जो फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रही है। अश्विन, आपका एक डायलॉग है कि 2000 रुपये में यहाँ के नागरिक हम बन जाते हैं, तो आप बताइए, आपने ये रिसर्च किया था ये जो है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ ये ऐसा ही चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ही है
जो ये सच्ची घटना पे आधारित है, तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेट होती है। हाँ देखिए, हर जब एक राइटर कहानी लिखता है और हर कहानी के पीछे कहीं ना कहीं तो सच्चाई होती है, इसलिए Right. वो कहानी हमारे सामने आती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो पूरी कहानी है एक हिंदू लड़की की और उसकी फैमिली के साथ जो होता है, इसमें भी सच्चाई है ही कहीं ना कहीं। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है और हिंदुओं के साथ, जैसे अभी हम खुद देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो जो वहाँ पे हो रहा है, तो वो वहाँ पे सेफ नहीं है ये सोच के कि हम इंडिया आ जाए और इंडिया में भी उनके खिलाफ काफ़ी अभी ऑपरेशन, काफ़ी सप्रेशन, इनजस्टिस हो रहा है। तो जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने न्यूज़ में, हाँ सीए वहाँ लागू नहीं होता है, पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पूरे इंडिया में लागू किया, वहाँ क्यों नहीं लागू होता है वो तो अभी हम जानते ही हैं क्या रीज़न हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मेरी मूवी में एक लड़की ने या फिर कोई भी आम जनता ने, किसी ने, अगर उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, उसके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो रहा है, तो उनको उनके खिलाफ उसी वक्त और उनको सबके साथ दे नीड टू स्टैंड आउट एंड दे नीड टू बी यूनाइटेड टू स्टैंड फॉर देयर पीपल, जो उनके साथ हो रहा है। और हम इतने दबाव में आ जाते, इवन एज फीमेल्स, इवन एज लड़कियां, हमारे साथ जो अभी होता है, आई थिंक कहीं ना कहीं हम ही उसका रीज़न है। बचपन से ही हमें सिखाया, बताया गया होता है कि कपड़े ऐसे पहनो, ऐसे करो, वैसे करो। अगर हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, हमें उसी वक्त उसे स्टॉप करना चाहिए। हम ढीले ढीले बनते बनते फिर जिस हालात आ जाते हैं, वो हालात को फिर उसके वो जो जस्टिस मिलना फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई फील एक औरत होने के ज़रिए, एज अ फीमेल, एज अ सिटीज़न, एज अ लेडी सिटीज़न, आई फील कि हम औरतों के साथ अगर कभी भी कुछ भी इनजस्टिस होता है, हमें उसी वक्त बता देना चाहिए लोगों को, उसके खिलाफ कंप्लेन कर देना चाहिए। एंड वी शुड नॉट कीप क्वाइट, वी शुड फाइट, आवाज़ उठानी ही चाहिए। एज अ पर्सन खुद मुझे याद है कि देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स कि मैं खुद चुप रही हूँ। आई एम श्योर एवरी फीमेल इन द कंट्री हैज गॉन, कहीं ना कहीं हम चुप रहते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। Even ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, but it's not fine. You have to stand out for the injustice which is happening. It is just not correct. So yeah, that's what I would like to say. इस सिलसिले में आपको एक बात बता दें, जो अभी आपने हाँ पूछा जी, हाँ जी। 2000 रुपए में नेशनलिटी, अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक सिटी में एक आदमी पकड़ा गया जिसका पासपोर्ट बांग्लादेशी था, आधार कार्ड उसका इंडियन था और वो पश्चिम बंगाल से जारी हुआ था। मैंने अभी ये वीडियो देखी, बहुत वायरल हो रही है। तो ये एक केस नहीं है, पूरे देश में जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जो लोग फैले हुए हैं, उनका आधार कार्ड जो फर्जी बनता है वो बांग्लादेश से ही, वो पश्चिम बंगाल से बनता है। और पश्चिम बंगाल में उनको नेशनलिटी देके और उनका काम सिर्फ इतना है कि तुम कहीं जाओ, कहीं मेहनत करो, कहीं कुछ करो, लेकिन जब वोटिंग हो तो पश्चिम बंगाल आकर वोट करना। ये एक वोटों की राजनीति है, घिनौनी राजनीति है और पूरे देश को इससे खतरा है। अगर इस तरह के विदेशी घुसपैठिए रोहिंग्याज हमारे देश में जगह जगह घर बना लेंगे तो देश तो कहीं सुरक्षित नहीं है। राइट। याजुर, आपसे है मेरा सवाल कि जैसे कि आप एक युवा है और आजकल की युवा में भी ये बहुत क्रेज़ है कि मतलब पहले इतना नहीं होता था, आजकल हम देख रहे हैं धर्म के नाम पे हर कोई नारा लगाते हैं। वो अपने अपने, आप खुद भी जानते हो कि सोशल मीडिया इतना वायरल होता जा रहा है कि वहाँ पे भी किसी के अगेंस्ट कोई ना कुछ बोल दे। तो आपका क्या मैसेज होगा उन युवा के लिए कि क्या अहमियत रखता है एज ए धर्म, आपके लिए क्या डेफिनेशन होता है कि धर्म का? फिर से मेरे को आप फ्रेम करना आप क्वेश्चन मेरे से। जैसे कि आपको भी पता है आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी धर्म को लेके कुछ करते हैं तो उसमें बहुत सारे कमेंट नेगेटिव में आते हैं, उसके अगेंस्ट में आते हैं, कुछ उनके सपोर्ट में कहते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में कहते हैं।
तो लोगों में एक होता है ना युवा में कि धर्म को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव की, नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो आप एक युवा है, आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए कि धर्म का डेफिनेशन क्या होना चाहिए एक्चुअली में आज के ज़माने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, जिसको जो बोलना है, हम किसी को रोक नहीं सकते। अब मैं स्टेटमेंट दे दूँ राइट, क्योंकि मैं मेरे लिए सही हूँ राइट, और जो लिख रहा है वो अपने लिए सही है, तो सब यही फ्रीडम है। तो मैं किसी को स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता कि ये ऐसा, ये सही है, क्योंकि सब अपने। बट यही है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा ग्रोथ देखनी चाहिए और इंसानियत देखनी चाहिए, और यही रहना, मतलब अपने दिल से। ये आपको जो देखो, कोई कुछ भी करता है, लेकिन क्या वो आपके दिल से आवाज़ आ रही है राइट, कि आप सही कर रहे हो गलत? अगर आपको दिल से आ रही है कि सही है तो आप करो, नहीं आ रही तो मत करो। ये, और वो सबका इंडिविजुअल है। शायद आप जो कर रहे हो आपको सही लग रहा है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे सही लग रहा है, मैं जो सही कर रहा हूँ आपको सही नहीं लगे, और आप जो करें मुझे सही ना लगे, तो मैं कोई कमेंट नहीं पास कर सकता। आप समझ रहे हैं ना? Right, बट हाँ। मैं यही बोल सकता हूँ, सब अपने अंदर अपनी सोल, अपनी कॉन्शियस को क्लियर रखें, क्योंकि वही है। क्योंकि आप कभी भी किसी के ऊपर 24/7 विजन नहीं कर सकते, सबको अपने ऊपर खुद ही करना पड़ेगा, तभी ग्रोथ हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ओके। अर्शिन, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने ये मूवी किया तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत तो रिसर्च किया है और आपको कहीं ना कहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्या लगता है कि फ्यूचर में वेस्ट बंगाल में जो हिंदू है उनका भी रहना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा, वो भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ में आ सकते हैं? वेल जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है, आई होप वैसी सिचुएशन इंडिया में ना आए। हमारा जो अभी गवर्नमेंट है, जो लॉज है हमारे, काफ़ी अच्छा। बाकी इफ़ यू गो एंड सी अदर स्टेट्स, हम लोग काफ़ी शांत, रिलीजियस सेंटिमेंट्स में Right. इतना कुछ नहीं होता है। एंड एज फार एज बंगाल का मामला है, आई होप वहाँ पे जो हो रहा है अभी हिंदुओं के साथ, और जो भी हमने दिखाया है, वो कहीं ना कहीं अगर हमारी मूवी देख के लोगों को पता चले, तो आई होप जो भी इनजस्टिस हो रहा हो वो कम हो जाए, एंड ह्यूमैनिटी शुड अगेन कम इन फोर्स रैदर देन रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू नो, रिलीजन एंड इन सबको पीछे छोड़ के। आई थिंक सारे रिलीजन्स का एक कॉमन चीज़ है। आई थिंक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एक चीज़ तो बोलते हैं कि इंसानियत पहले आता है। Right. शो लव, कंपैशन टुवर्ड्स योर पीपल। एंड आई होप हमारा इंडिया भी इसी रूल, इसी लॉ थ्रू बढ़े, rather than seeing religion first, see your country first, see humans first, that they should be your priority. सर आपके मैं सर से पूछना चाहती हूँ, सर आपके हिसाब में कि जैसे वेस्ट बंगाल पहले इतना ऐसा नहीं था, वो आपको भी पता है कि धीरे धीरे ये अभी बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ ऐसा कुछ पॉइंट है जिसमें आके थोड़ा बहुत ये चेंजेस ला सकते हैं वेस्ट बंगाल में? देखिए, पॉलिसी सुधरनी चाहिए, और पॉलिसी सुधरेंगी, जो कानून का अगर राज होगा, जो वहाँ क्रिमिनल्स हैं जो इस वक्त टीएमसी के सब मेंबर बने हुए हैं, उन पर नकेल डाली जाएगी, तो बहुत कुछ सही हो सकता है। राइट। तो मैं समझता हूँ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब यह है कि अब अगर राजा ही जालिमों को बढ़ावा देने लगे, तब तो वहाँ जनता कुछ भी नहीं कर सकती। राइट। सर मेरा और एक सवाल, आखिरी सवाल है। आज एमडी यूनुस ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि वहाँ के जो हिंदू है उनका सुरक्षा हमारे हाथ में है, वो सुरक्षित रहेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूसुफ साहब ने कहा तो, लेकिन वो हुकूमत से बाहर नहीं है।
वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो इस बात की कैसे गारंटी ले सकती हैं जब उनकी मुखिया ही जुल्म कर रही? राइट। तो उनकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? और उनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है। किस बात की गारंटी ले सकते हैं वो? कैसे हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे? आज जो हो रहा है, क्या वो सुरक्षित रख पा रहे? क्या उस महिला डॉक्टर को सुरक्षित रख पाए? तो ये तो ज़बानी बातें हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश का प्रभाव क्या वेस्ट बंगाल में पड़ रहा है सर? देखिए, वो एक पूरी बेल्ट है और प्रभाव तो रहेगा ही। बॉर्डर मिले हुए हैं और घुसपैठी जो भी आते हैं, बर्मा से आए, बांग्लादेश से आए, जिस माध्यम से आए, आते तो वहीं से हैं और पश्चिम बंगाल में बस रहे हैं। बस तो पश्चिम बंगाल में ही रहे हैं ना, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये फिल्म उन जुल्म और ज़्यादती को उजागर करती है और हर हिंदुस्तानी जो कि दिल में इंसानियत रखता है, हम मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख ईसाई हो, क्योंकि इंडिया सर ऐसी कंट्री है, हम हाँ, सब धर्म को लेके चलते तो हैं। जो इंसानियत जिनके दिल में है, राइट, उनको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ा सा आप वक्त अगर देंगे तो आप किसी के दुख दर्द में शरीक हो सकते हैं। राइट। है ना? अर्शिन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बताइए, क्यों देखना चाहिए ये मूवी? जो हालात है अभी बांग्लादेश में, जो वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ के साथ हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, उनके घर जल रहे हैं, तो हमने यही सब हमारी मूवी में दिखाया है। आप यकीन नहीं करेंगे अगर आप हमारी पिक्चर साथ में देखें और जो हकीकत में चल रहा है अगर उसे साथ में देखें, आप ये डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि हमारी मूवी कौन सी है और रियल न्यूज़ कौन सी है। और एक बॉलीवुड और मूवी एक ऐसा ज़रिया है कि लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लोग उनसे ज़्यादा they get it, they are more sensitive and they are more touchy about it. जब वो एक पिक्चर देखते हैं उनके दिमाग में वो प्रभाव हो जाता है। यू नो, वो जब केरला स्टोरी या कोई भी मैंने कश्मीर फाइल देखी थी, इतना इम्पैक्ट हो गया था एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, यू नो, कि बाप रे ये सब ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। और मैंने भी एज एन एक्टर जब मैंने ये किया फिल्म, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब एक्चुअल में हो रहा है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि एक दर्दनाक कहानी क्या फील होती है। यू नो, हमेशा हम लोग कॉमेडी या एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ जाते हैं, पर ये एक सोशल फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि दर्द दुख रियल में क्या है। और अभी तो न्यूज़ में भी चल रहा है, तो वही हमने दिखाया है हमारी मूवी में कि व्हाट दैट गर्ल इज़ गोइंग थ्रू, व्हाट द फैमिली इज़ गोइंग थ्रू। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबको साथ में मिल के उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। जो भी इनजस्टिस हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, कैसी एक लड़की सबसे फाइट करके यू नो किसी से बिना डरे वो अपनी बात बताना चाहती है, वो अपनी बात बताती है टू द होल ऑफ इंडिया, बिना उसको उसके जान का खतरा या वो सब कुछ नहीं सोचती है। सो आई थिंक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ ह्यूमन, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम दूसरों का दर्द भी फील करें। और आई थिंक बॉलीवुड मूवी और हमारी मूवी एक ऐसा ज़रिया है कि जब वो देखेंगे तो उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि बांग्लादेश और ईस्ट बंगाल एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया में रियलिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मूवी में भी सच्चाई है। याजुल, आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज देती है ये मूवी? क्या सीख मिलेगा इस मूवी से? थोड़ा समाज में बदलाव लाएगी ये मूवी या क्या मैसेज होगी? देखिए, मेरे को लगता है कि सबने इस बारे में बोल दिया है और वो सच है। मैं बस इतना ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एज एक्टर्स वी हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड एज प्रोड्यूसर and as our director Sanoj sir, everyone has worked very hard and from the core of our heart. So we request all of you
to please go and watch our film The Diary of West Bengal that is releasing on 30th August in cinemas near you. Thank you so much. और आप भी ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद।